बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान राब्ता हुआ है। कैनाल्स के मामले के हवाले से वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह खान साहब की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है सीनियर मिनिस्टर सिंध शर्जील इनाम मेमन साहब से, और दौरान गुफ्तगू ये तय पाया है कि जो नहरों का मामला है इसे बातचीत के जरिए हल कर लिया जाएगा। इस पर इत्तेफाक का इजहार कर लिया गया, जो कि एक खुशाइंद पेशरफ्त है। आपके इल्म में है कि जुम्मे को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हैदराबाद में जलसे से खिताब किया और उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत उनकी बात नहीं सुनेगी तो वे एक्सट्रीम एक्शन उठाने के लिए तैयार हैं और आवाम का साथ देंगे। तो उसके बाद राना सनाउल्लाह खान साहब का कल भी बयान आया था जो हमने प्रोग्राम के आपके सामने रखा था, जिसमें उन्होंने कहा कि 1991 के वाटर रिकॉर्ड के तहत तमाम वसाइल जिसमें पानी शामिल है उसकी मुनसिफाना तकसीम पर पीएमएल बिलीव करती है और उसको जो है वो फॉलो किया जाएगा। आज इसी सिलसिले में ये फॉलो अप कॉल थी और अब जो है वो बातचीत से इस मामले पर इत्तेफाक का इजहार कर लिया गया है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में आज इंपॉर्टेंट मीटिंग भी हुई पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की जो पावर शेयरिंग कमेटी है, जिसमें राना सनाउल्लाह खान साहब मौजूद थे, गवर्नर पंजाब मौजूद थे, मरियम औरंगजेब साहबा जो सीनियर मिनिस्टर हैं, नदीम अफजल चंद साहब, और उसके बाद जो प्रेस टॉक हुई मलिक अहमद खान साहब जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के और हसन मुर्तज़ा साहब जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि इत्तेफाक इस बात पर हुआ है कि मामलात को मिलकर आगे चलाएंगे। तो ये तो एक तो इस हवाले से हम जरूर गुफ्तगू करेंगे, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी हम के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो मुख्तलिफ किस्म की तकसीम है वो तो सामने आ रही है। शेर अफजल मरवत साहब पस पर्दा मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, अलीमा खान साहबा की मुलाकात ना होने और पीटीआई की रिहाई के बाद अब पीटीआई से मुलाकात का मामला जो है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरजीह बना हुआ है। फिर आपने हमारे मोन्ताज में देखा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA, आज उसकी एक खुशखबरी सामने आई। जो हमारे मुसाफिर सफ़र करते हैं, एयर सफ़र करते हैं, फ़िज़ाई सफ़र करते हैं, बाकू लाहौर से, बाकू यानी पाकिस्तान से अज़रबैजान की डायरेक्ट फ़्लाइट का आज से आगाज़ हो गया और आज जो पहली फ़्लाइट गई है डायरेक्ट वो लाहौर से बाकू गई, लैंड कर गई अल्हम्दुलिल्लाह, और अब वापस बाकू से लाहौर की तरफ रवां दवा है। PIA में जो इस्लाहाती अमल है और जो नए रूट्स जो हैं वो तलाश किए जा रहे हैं। यूके का भी अनकरीब इंशाल्लाह रूट खुलेगा, यूरोप में फ्रांस का खुल चुका है। इस पर हम खसूसी गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में, और गाजा की सूरत हाल उस पर भी हम बात करेंगे प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी सेगमेंट में। आज हमने देखा जमात इस्लामी की जानिब से गाजा मार्च भी की गई, इंतहाई मजालिम ढाए जा रहे हैं निहत्ती आवाम पर। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जो 3 नुमाइंदा शख्सियात मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन किया हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने, वज़ीर आज़म के मामले खसूसी हैं विद द स्टेटस ऑफ वज़ीर मुमलिकत। आपका बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा रहमान साहब कि आपने प्रोग्राम सचते में वक्त निकाला। हमें ज्वाइन किया सैयदा शैला रज़ा साहिबा ने, मेंबर पार्लियामेंट है, कौमी असम्बली की मेंबर है, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। मैम आपका बहुत शुक्रिया कि आप वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। और फैसल चौधरी साहब सीनियर लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट के, बानी चेयरमैन PTI के साबिक वकील हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। तीनों मौजूदान को फॉर्म वेलकम। सर मैं आपकी इजाज़त से पीपल्स पार्टी से ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। शैला साहबा, राब्ता हो गया शर्जील इनाम मेमन साहब और राना सनाउल्लाह खान साहब का हाईएस्ट लेवल पे। मैंने कौमी असम्बली में भी फ्लोर ऑफ द उस पर सुना था, आप तो मेंबर हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब ने कहा था कि तमाम मामला बशमुल पानी की तकसीम का मामला जो तय है उसको इंश्योर किया जाएगा कि सिंध का पानी पंजाब में ना जाए और पंजाब का पानी सिंध में ना जाए। इस कॉन्टैक्ट और इस रीएश्योरेंस के बाद अब पीपल्स पार्टी के जो खदशात हैं वो खत्म हो गए। देखिए, जब तक जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऐलान नहीं करेंगे और बाकायदा नोटिफिकेशन या जो भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होगा जो आवाम के सामने ना आए, हमारे लोग मुतमईन नहीं होंगे। क्योंकि जब ये मंसूबा जो है ना ये फेडरल गवर्नमेंट का है, ना ये पंजाब गवर्नमेंट का है, ना फेडरल कैबिनेट से अप्रूव है, ना पंजाब कैबिनेट से अप्रूव्ड है, तो ये ना ही CCI में आया है, एक्निक में मुतनाज़ हो गया। तो इस पर कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, जबकि जो ज़मीन के मालिक हैं चोलिस्तान के लोग वो भी पंजाब हाई कोर्ट में गए थे और हाई कोर्ट ने उन्हें कहा था कि जब तक ये मुतमईन ना हो जाएं आप ना करें। तो उसमें सिर्फ सदर का नाम ले के उनको खामखा निशाना बनाया गया और 18वीं तरमीम के बाद सदर के पास ये पंजाब का मंसूबा है, उस सदर के पास तो अप्रूवल नहीं आएगी। और 18वीं तरमीम के पास अगर सदर के पास फेडरल कैबिनेट का मंसूबा होता और वहाँ से भी आती तो सदर साइन करें या ना करें वो अप्रूव हो जाता, क्योंकि
सदर जो है वो असेंबलियों से बड़े नहीं हैं, उनका इलेक्टोरल कॉलेज असेंबलीज जी। हैं। तो एक मजमूम करके, मैं कहती हूँ मजमूम जो है, मुहिम चलाई गई उनके खिलाफ और ये तासुर दिया गया कि ये सदर साहब का राब्ता कोई हुआ है, मसला मैं आपसे जानना तो चाह रहा हूं, अब इस सारी सूरत राब्ता हुआ है राना सनाउल्लाह साहब और शर्जील मेमन का, उसके बाद की सूरत हाल में अगर आपसे मैं जान सकूं, आज पंजाब में भी गुफ्तगू हुई और पानी पर सवाल भी हुआ मलिक अहमद खान साहब और हसन मुर्तजा साहब, तो उन्होंने कहा इन मामलात को हम बातचीत के जरिए हल करेंगे। लेकिन आप कह रही हैं अगर प्राइम मिनिस्टर की एश्योरेंस है तब आप इसको मानेंगे, राना सनाउल्लाह खान साहब की बात को आप लोग कितना वेट देंगे? जी शैला साहब। देखिए, रात का बयान तो राना सनाउल्लाह खान साहब का वो तो किसी को पसंद नहीं आया था। एक मुज़हका खेज सी सूरत हाल उसने कर दी थी उनकी कि हम इतने संजीदा हैं कि हमारे आज सिंध के तमाम वो बॉर्डर्स जो हैं बंद हैं जिनसे तमाम सूबों को रास्ता जाता है, और आज हमारे यहाँ खैरपुर बाईपास से लेके हर जगह बंद है, और आज की जो वहाँ से गुफ्तगू वो हुई कह है रहे हैं उस कि हम हवाले पे से। आवाम का प्रेशर है। उसी के बारे में बात करूं कि आज की भी जो गुफ्तगू हुई है उसमें भी अच्छा। जब तक हमें ये कह नहीं दिया जाएगा, ग्रेटर थल के नाल की तरह लॉलीपॉप नहीं दी जाएगी, ये हमें कह नहीं दिया जाएगा कि जी बिल्कुल काम रोक दिया गया है और ये काम नहीं होगा। क्योंकि देखिए, अगर कोई ये कह रहा है कि हम अपने हिस्से से पानी दे रहे हैं दरियाए सतलज से, तो दरियाए सतलज में ब्यास गिरता था, वो सूख चुका है, और दरियाए सतलज भी सूख के एक पतला नाला बना हुआ है कचरे का। इसका जवाब हुज़ैफा साहब, आपने सुना प्राइम मिनिस्टर साहब के मामले खसूसी हैं सर, वो कह रही हैं जब तक से प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से ये इंस्ट्रक्शंस नहीं आएंगी, पीपल्स पार्टी इसको नहीं एक्सेप्ट करेगी और इस मंसूबे को ख़त्म किया जाए। आपने सुना ये मेंबर नेशनल असम्बली। जी बहुत शुक्रिया जी। मेरी बहन है शैला रज़ा साहिबा, ज़ाहिर उनके मौक़िफ़ का बड़ा सद एहतराम है, लेकिन शर्जील इनाम मेमन जो हैं सीनियर मिनिस्टर हैं सिंध गवर्नमेंट के और नेक्स्ट टू चीफ मिनिस्टर हैं, बहुत सारे मामलात उन पर उनकी पार्टी एतमाद भी करती है। अगर उनकी राना सनाउल्लाह खान साहब जो हमारी पार्टी के वज़ीर से हटकर पंजाब के सदर भी हैं और रूह रवां हैं, उन्होंने ज़ाहिर है अगर वो फ़ोन किया है तो प्राइम मिनिस्टर साहब की इंस्ट्रक्शन और प्राइम मिनिस्टर साहब की इजाज़त से किया है, उन्होंने कहा भी है, और पीएम साहब के मैंडेट के मुताबिक किया है। तो ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन्हें जो बात की वो उन्होंने बात आगे पहुँचा दी। अब दोनों पार्टीज़ की लीडरशिप मेज़ पर बैठेंगी और इस मामले का ज़ाहिर है एक हतमी हल निकलेगा। और आज जो राना सनाउल्लाह साहब हैं उनका फ़ोन करने का मकसद भी यही था कि कम अज़ कम गलत फहमी दूर हो और दोनों तरफ से जो जारहाना बयानात दिए जा रहे हैं, तलखी बढ़ाई जा रही है, उस तलखी को कम किया जाए। अब बाकी ज़ाहिर है जब दोनों पार्टीज़ आपस में एक मेज़ पर बैठ जाएंगी और कोई हतमी हल इसका निकल आएगा तो उस हतमी हल का ऐलान वज़ीर आज़म साहब ही करेंगे। बिल्कुल मैं शैला रज़ा साहिबा की बात को सेकंड करता हूँ। लेकिन जब दोनों एक मेज़ पर बैठ जाएंगे और उसका हतमी फ़ैसला हो जाएगा, दोनों पार्टीज़ के मौक़िफ़ सामने आ जाएंगे और जो कंक्लूजन निकलेगा उस कंक्लूजन का ऐलान पीएम साहब करेंगे। बिल्कुल हमें इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है। ये ट्रस्ट डेफिसिट की वजह क्या है? आज पंजाब में तो हमने देखा बड़ी अच्छी चेहरों की जो मुस्कुराहट, क्योंकि हम जिसे बदन बोली कहते हैं एज ए जर्नलिस्ट हम वो देख रहे हैं, उसमें गवर्नर साहब मौजूद थे, राजा प्रकाश साहब जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, नदीम अफजल चांद जब जो मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, और PMLN की तरफ से राना सनाउल्लाह साहब, मलिक अहमद खान साहब, मरियम औरंगज़ेब साहिबा। सिंध के हवाले से क्यों करिए हमें बदएतमादी नज़र आ रही है? हाँ देखें जी, बात यह है कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो क्या खाएगा। पीपल्स पार्टी के दोस्त अगर सियासत नहीं करेंगे और ये नोक झोंक दोनों तरफ से नहीं चलेगी तो फिर क्या, यानी ये सियासत के खूबसूरती होती है। अच्छा। और ये सियासत का एक ज़ाहिरा एक आर्ट है। आप इस तरह के बयानात देते हैं और ज़ाहिर है एक उन्हें मौजू मिला, उस मौजू पे सिंध पे एक तहफ़्फ़ुज़ात थे, लोगों की तरफ से एक रिएक्शन था, ज़ाहिर उसको और पार्टीज़ भी कैरी कर रही थी, GDA है, बाकी आज मुझे एक प्रोग्राम में बता रहे थे रज़ा हारून साहब के सिविल सोसाइटी ने आज को एहतजाज वहाँ पर किया। अच्छा। तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी का उस पर रिएक्शन देना फितरी बात है ना। अच्छा। वो वहाँ के स्टेक होल्डर हैं, वहाँ के लोगों ने वोट दिया तो उन्हें हुकूमत बनाई है। तो बात यह है कि कोई मैं ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि इशूज़ पे इख्तलाफ आ जाता है और कभी हमें भी पार्टी से इख्तलाफ होता है, कभी उन्हें हमसे इख्तलाफ होता है। तो पहले जैसे डेवलपमेंट का मामला था, डेवलपमेंट के बजट का मामला था, उस पर इख्तलाफात थे शदीद, गिलानी साहब के बच्चों का एतराज़ात थे, वो हमने दूर किए। पिछली मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने चेयरमैन बिलावल को 9 अरब रुपए पार्क किए और उन्होंने कहा कि आप ये 9 अरब रुपए अपने MNAs को खुद डिस्ट्रीब्यूट कर दें डेवलपमेंट के लिए, जो कि हम अपने MNAs को भी करते हैं, तो ज़रा PM की एक जिम्मेदारी है। और उन्हें पंजाब पे एतराज़ था गिलानी साहब को, पंजाब हुकूमत ने 1 बिलियन रुपीज़ गिलानी साहब के हलकों के लिए दिया, स्पेशल एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट ग्रांट। PM ने इसके अलावा 44 करोड़ रुपए दिए, तो ये तहफ़्फ़ुज़ उनका कम हो गया। अब ये नया तहफ़्फ़ुज़ सामने आया है तो इंशाल्लाह इसको भी हम बैठकर हल कर लेंगे। ओके। फैसल चौधरी साहब, सर आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आपने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब स्पीच की तो उन्होंने PTI का भी हवाला दिया था और उन्होंने कहा कि बानी चेयरमैन PTI जब वज़ीर आज़म से तो 2 कैनाज निकालना चाह रहे थे
तो हमने उनके खिलाफ तरीके अदम एतमाद लिया और उनको हटा दिया। लिहाजा कालाबाग डैम पे भी उन्होंने कहा कि उनकी वालदा मोहतरमा शहीद साहिबा ने स्ट्रगल किया और उसको नहीं बनने दिया, लिहाजा कैनाल्स के मामले पर भी वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे। फैसल चौधरी साहब, ये बिलावल भुट्टो हो या पीपल्स पार्टी में आसिफ जरदारी साहब हो, ये सारा जो उनके ऊपर इंटरनेट प्रेशर है इंटीरियर सिंध का, अच्छा, ये वो बोल रहा है। और पीपल्स पार्टी जो है वो हुज़ैफा इसलिए मुतमईन है कि वो खातिर जमा रखी इसी तनख्वाह पे काम करेगी। जो नेहरू का मामला जब जरदारी साहब को ब्रीफिंग दी गई थी 2024 में, अगर वो इतने सिंसियर होते इस मामले पे तो उसी वक्त जो है वो ये आवाज़ उठाते। ये आवाज़ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों ने जब इंटीरियर सिंध में उठाई और उनको ये मामला बताया कि आपके साथ धोखा हो रहा है, तो पीटीआई पीपल्स पार्टी जो है वो अलर्ट हो गई। और उसके बाद ये आप कल भी जो उन्होंने बात की है वो तो किधर भपकियाँ हैं, उसके यहाँ कोई अमली इक़दाम तो किए नहीं। उसका मैक्सिमम रिजल्ट ये हुआ है कि आज जो पंजाब में है वो कोई इनके आईजी की मुलाकात हो गई है कुछ मीटिंग में जो है वो मीटिंग करके तो इन्होंने जो अपने इंतजामी मामला थे वो दुरुस्त किए। पीपल्स पार्टी की जो है वो सिंध में एक काबिज हुक्मरान जमात है और उन्होंने कभी भी सिंधियों के जो आम सिंधी हैं उनके हकूक़ के लिए कोई ख़ास जद्दोजहद नहीं की। हाँ, अपना उन्होंने सारा मामला दुरुस्त कर लिया है। और ये दोनों जमातें जो हैं ये वो बिल्कुल इन मामलात के ऊपर बेबस भी हैं। अच्छा, और आप देखिएगा कि ये जो सिटिंग है या ये अरेंजमेंट है ये भी जस्ट फॉर द आइज ओनली है। अच्छा, ये ऑप्टिक्स के लिए है, इसमें से कुछ भी नहीं निकलना। और पीपल्स पार्टी जो है इसी बात के ऊपर लोगों को लॉलीपॉप देना चाहती है, तो वो लॉलीपॉप लोग नहीं लेंगे। अब लोग जो है काफ़ी ज़्यादा अपने हकूक़ के लिए खड़े हो गए हैं। और जो पीपल्स पार्टी का जो सारा मामला है लोगों पे एक्सपोज हो चुका है। ये भी अभी जो इलेक्शन हुआ है वो भी उमरकोट का ये ठप्पे तो जीत गए सर, चेंज करके इंतजामिया के तो जीत गए से ये जीते हैं। ये तो बुरी तरह इलेक्शन भी हार गए हैं। अच्छा, जो रिसेंटली इलेक्शन है तो पीपल्स पार्टी का हाल पतला है। और पीपल्स पार्टी की जो सियासत है जो कभी एक कौमी सियासत जमात होती थी, अब जो अगर इंडिपेंडेंट इलेक्शन हुआ तो नून लीग और पीपल्स पार्टी का सफाया जो है वो बिल्कुल दीवार के ऊपर लिखा हुआ है। ये तो हम इनसे अब पूछते हैं। शैला साहब, आपने सुना हुज़ैफा साहबा का जवाब भी और फैसल चौधरी साहब का। फैसल चौधरी साहब ने तो सियासी दावे किए हैं, वो तो कह रहे हैं उमरकोट की आप लोगों ने खुशियां मनाई हैं। वो कहते हैं आप लोग ये नहीं जीते और आप लोगों को प्रेशर है सिंध में। उमरकोट में नहीं जी, उमरकोट की। अच्छा, मैं पहले तो मैं हुज़ैफा साहब की बात जो है, क्योंकि कोई लॉजिकल बात है उस पर बात करूंगी, बाकी लॉजिकल पे तो करते ही रहते हैं। तो देखिए हुज़ैफा साहब, बात यह है कि बिल्कुल शर्जील साहब से रब्ता किया गया है जी, लेकिन हम सिंध के लोग जो है ना वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हैं। हमें सिर्फ एक बात सुननी है कि जी ये काम नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए 91 एकॉर्ड के बाद भी अब मेरी आवाज बहुत कान में आ रही है, प्लीज इसको कुछ कंट्रोल करें। जी जी, आप बात कीजिए कि हम कंट्रोल कर रहे हैं। प्लीज गो अहेड। हाँ, अच्छा, देखिए ये 6 कैनाल्स हैं, क्योंकि अक्सर ये बात की जाती है कि भाई कौन कौन सी कैनाल हैं जिन पे हमें एतराज़ है। एक ग्रेटर थल कैनाल है, इसको भी अगर आप देखें तो ये कैनाल ऑफ टेक्स फ्रॉम चश्मा जहलुम लिंक कैनाल विच इज सोर्स्ड फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द इंडस रिवर, ठीक है, एट जिना बैराज, ठीक है। इसी तरह जो दूसरी है वो कच्ची कैनाल है, ये भी फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द इंडस रिवर एट तौसा बैराज। इसी तरह चश्मा राइट बैंक है, ये भी इंडस फ्रॉम द राइट साइड इंडस रिवर एट जिना बैराज। इसी तरह रेनी कैनाल, ये भी फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ इंडस रिवर एट गद्दू बैराज। और इस अब ये चोलिस्तान जो है जिसको सतलज कहा जा रहा है, जिसको मैं कह रही हूँ कि दरिया सतलज एक पतला कचरे का नाला है, उसमें ब्यास गिरता था, वो भी सूख चुका है, और सतलज भी, जिसके लिए कहा जाता है कि हम वहां से पानी लेंगे। तो भाई जब पानी नहीं है तो आप कहां से लेंगे। इसी तरह थर कैनाल, ये भी जो है एक्सटेंशन ऑफ ऑलरेडी बिल्ट रेनी कैनाल विच is from the left side of the Indus River।
तो ये 6 कैनाल, और इनका अगर आप कहें तो मैं ये सब बता दूं इन पे कब कब काम शुरू हुआ और हम कब से चीख रहे हैं। हम ग्रेटर थल कैनाल पे भी जो है वो 2002 से बाहर हैं और हमने उस वक्त भी बहुत अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया था। तो अब सारी बात जो है ना वो मैं अभी हुज़ैफा साहब पे हूँ कि वो ये है कि हम जो है ना जो बात करना चाह रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि ऑलरेडी पानी नहीं है। पंजाब को भी 58% कमी का सामना और हमें 68% कमी का सामना है। तो अब आप जो उधर ले जाएंगे पानी, जिसपे चोलिस्तान के रेजिडेंट को भी एतराज है, पंजाब हाई कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया है, आप कैसे ये करेंगे? तो हमें तो सिर्फ एक नो सुनना है और हमें इस पर यही बात करनी है। अब रह गई बात इनकी, सिंध के अवाम जो हैं, जब उनको ये बहुत अच्छी तरह पता है और सिंध के अवाम में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल विजडम है और वो समझते हैं। इनका 2018 का मैनिफेस्टो उठाएं पीटीआई का, पेज नंबर 22, उसमें इन्होंने कहा है कि हम काला बाग डैम के हामी और काला बाग डैम बनाएंगे। आइए देई सिंध से वोट लेकर दिखाइए, ठीक है। अब इसके बाद जो ये नहरों वाला इशू है, इरसा में इनके बंदे ने इसके लिए वोट दिया है। आइए बात कीजिए। अब जो बंदा है इनका मालही, इसने पहले लिए थे 39,000 वोट और नून लीग ने लिए थे 44,000 वोट और पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी 175 लिए थे। अब 44 और 39 को जमा कर लें सीधा सीधा, क्योंकि बकौल इनके कि हम हार गए। तो इसके अलावा 18 और भी 17-18 पार्टीज थी, तो वो कहाँ है भाई वोट? हम कैसे हार गए? और आप वहां से कितनी दफा जीते? देई सिंध साहब क्या जीते हैं कभी? और मुझे एक बात और भी पूछनी है, बड़ी संजीदगी से पूछनी है, और मैं ये बल्कि बता रही हूँ। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने कहा था कि लिखा है जिस दिन मुझे कब्र में उतारा जाएगा उस दिन के बाद से इस मुल्क में एंटी भुट्टो और प्रो भुट्टो सियासत होगी। ये जो जीडीए है ना, ये बड़ा ही एक जबरदस्त कमाल है। इसमें हर वो सियासी जमात जो पाकिस्तान में एक दूसरे के मुखालिफ लड़ाई होती है, JUI PTI के मुखालिफ होती है, मुस्लिम लीग नून और PTI में जो हो रही होती है, जमात इस्लामी और दूसरी पार्टी में होती है, MQM और PTI में। लेकिन जहां हैदराबाद तक पहुंचे, हैदराबाद से ऑनवर्ड सक्खर और पूरा सिंध, ये सारी एक हो जाती हैं और पीपल्स पार्टी से लड़ती हैं, और नतीजा क्या होता है? जी जी जी, हार जाती हैं। ओके, हार जाती हैं। ठीक है, आपका तो मैम भाई मुद्दा आ गया। वही नतीजा हुआ आपका जो जनरल इलेक्शन में होता है। आप लोग हारे और हारते रहेंगे क्योंकि आप काला बाग डैम के हामी। सिंध में आपको सिंध का कोई बच्चा भी वोट नहीं देगा। आप बात क्या करते हो? ठीक है, नुक्ता मैम तो आ गया। इसलिए फजूल बातों का तो मेरे पास फजूल जो इन्होंने किए और कोई जवाब जी जवाब दे दिया। मैं आता हूँ फैसल भाई आपके। हुज़ैफा साहब, पानी एक टेक्निकल इशू है, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये क्यों कर पाकिस्तान में जो भी ऐसे टेक्निकल इश्यूज होते हैं वो पोलिटिसाइज्ड हो जाते हैं और फिर वो पॉलिटिकल पोजीशन उस पर ले ली जाती है। इस चीज़ से भी हमें ओवरकम करना चाहिए ना। यू एग्री? बहुत आपने खूबसूरत बात की है। पानी नो डाउट टेक्निकल इशू है, और आपने कहा वो हाईलाइट हो रहा है। एक्चुअली वजह ये है कि पूरी दुनिया के अंदर ही जो कि मौसमियाती तब्दीली आई है और पानी कम हो रहा है, और पाकिस्तान के अंदर शैल रज़ा की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ मेरी बहन से कि पाकिस्तान में दरियाई एक बचा है अगर देखा जाए तो जनरली, और वो दरिया सिंध है जिसको हम इंडस माइटी भी कहते हैं जी। और चिनाब है, ज़ाहिर है वो कभी पानी आता है कभी नहीं आता। तो ज़ाहिर है उस अगर दरिया से नहरें निकाली जाएंगी तो मामला बड़ा हसास हो जाता है। ज़ाहिर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने लोगों से वोट लेना होता है और लोगों की ज़मीनें उससे जुड़ी हुई हैं, लोगों के कंसर्न्स होते हैं। तो ये फितरी बात है कि हाँ, या तो ये होता कि आपने पिछले 77 सालों में एक ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप किया होता कि इस मसले को आप सियासी जमातों से, हुकूमतों से, एग्जेक्टिव से बियॉन्ड ले जाते। ज़ाहिर है अगर हमारा मामला हमसाया मुल्क भारत के साथ है तो सिंतास मुआहदा हुआ जी, सूबों के साथ 1991 का एक आपस में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एक तय हुआ कि पानी की तकसीम इस किस्म की इस अंदाज में होगी। तो लेकिन ज़ाहिर है जो भी उसका हमने शक्ल निकाली इन पिछले 30-40 सालों में वो सियासी शक्ल थी और सियासी लोगों के पास ही अख्तियार रहा। अब ज़ाहिर है अगर नहरों का मामला अगर हमारी नहीं, हमें बड़ी बात करनी चाहिए ना। फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला किया तो भी सियासी फैसला ही था जी, और उसको फिर सिंध की तरफ से रिएक्शन भी सियासी आना था। तो ज़ाहिर है इसको आप इस तरह नहीं कह सकते कि हम सियासत से इसको अलहदा कर दें। होना चाहिए, आपकी बात अगर फ्रेंकली मैं बताऊं तो पूरी दुनिया में होता है, पूरी दुनिया के अंदर फ्रांस में आप चले जाए, बरतानिया में चले जाए, उन्होंने इसको इससे निकाल दिया है। हुकूमतों को ताल्लुक नहीं इस बात से कोई, तो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं, टेक्निकल लोग हैं, वो डिसाइड करते हैं। टेलीमेट्री सिस्टम्स लगाएं ताकि पता चल जाए किसका हिस्सा पानी कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा। एग्जैक्टली। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर ज़ाहिर है चूंकि हमने सियासतदानों के हवाले मामला किया हुआ है, हमारे पास ये एग्जेक्टिव के पास ये चीज़ है, और जब एक एग्जेक्टिव फैसला लेता है एक मुल्क का एग्जेक्टिव, तो सूबे का एग्जेक्टिव उस पर ज़रा अपना रिस्पॉन्ड करता है। तो इसको बेहतर तो ये है कि हम इसको यानी इस मसले के बाद
कोई एक ऐसा हल निकाल लें, नेशनल कंसेंसस डेवलप कर लें, और सारी सियासी जमातें, आपके प्रोग्राम में पीटीआई भी मौजूद है, मेरी बहन पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी भी कर रही हैं, मैं मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, तो बेहतर ये है कि हम इस इशू को वंस फॉर ऑल हल करें। और ज़ाहिर है ये पानी का मसला बड़ा हसास मामला है जी। और पानी के बगैर ज़ाहिर है कोई ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी, पानी ज़िंदगी की अलामत है, तो उसको अगर हम इस तरीके से कोई रेगुलेट नहीं करेंगे तो मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। और दूसरा, फैसल चौधरी साहब ने जो पॉलिटिकल हवाले से बात की कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग चलेगी, ये ऑप्टिक्स हैं सिर्फ, और उन्होंने तो कहा नहीं, देखिए मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी बात सही करनी चाहिए, मुझ में इतनी करेज है। पीपल्स पार्टी जो गलत बात करती है मैं बैठकर करता हूँ, उनके मुंह पे बात कर देता हूँ। ये पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है एक दफ़ा ज़रूर हमारा आपस में डिस्कशन हुई थी, वो एक रॉ आइडिया था, रफ आइडिया था, जरदारी साहब का ट्वीट उस पर आया, बाकी चीज़ें आई, तो जाहिर है वो सिंध के अंदर गए, बीइंग डेविल्स एडवोकेट में बात कर लूँ, पीपल्स पार्टी अगर इनिशियली एग्री भी कर गई थी और अगर सिंध की तरफ से उन्हें एक रिएक्शन आया, उन्होंने जाके मामले को मजीद देखा और उस पर अगर उन्होंने नजरसानी की बात की तो बुरी बात नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है अगर वो इस पर इतना मसलसल बात कर रहे हैं, पहले उनके रहनुमाओं ने बात की, फिर वजीर आला ने बात की, फिर चेयरमैन बिलावल ने बात की, तो मामला उनके लिए हसास है, इसलिए मैं मेज़ पर बैठ रहे हैं। ये कहना कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है या आपस में तय हुआ है, कोई सेटल मैच है, ये मुनासिब बात नहीं है। जी फैसल चौधरी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैम आपके पास फैसल चौधरी साहब के पास जाना चाहूँ। फैसल चौधरी साहब, एक तो इस हवाले जरूर बताएगा, उन्होंने लालचंद मल्ली साहब के हवाले से भी बताया जो वोट्स का तनासब पहले रहा, पहले भी गालिबन मदे मुकाबिल थे, यही फैमिलीज और यही कैंडिडेट्स होंगे। ज़ाहिर बात यूसुफ तालपुर साहब की साहबजादी हैं, वो इस दफ़ा जीती हैं। आपने बात की, मैं चाहूँगा माइंस एंड मिनरल्स बिल भी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने मंजूर किया, अब असम्बली में मौजूद है, उस हवाले से भी बताइएगा। और आप रमज़ान शरीफ में आए थे, थोड़ी सी सियासी भी बात आपसे हो जाए, तो आपने कहा था उस वक्त आपसे वकालत ले ली गई थी बानी चेयरमैन पीटीआई की, तो आपने कहा था आप रमज़ान शरीफ के बाद आप मुलाकात करेंगे। आपकी तो अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात हो गई, लेकिन अलीमा खान साहब और दीगर जो पीटीआई के रहनुमा हैं उनकी मुलाकातें नहीं हुई। तो कोट एंड कोट सलमान अकरम राजा साहब के मुताबिक आप मंजूर नजर लोगों में शामिल हैं? जी, सबसे पहले मैं बात कर लूं कि अभी हुज़ैफा ने तो ये एडमिट कर लिया कि पीपल्स पार्टी इनिशियली एग्री कर गई थी और SIFC के साथ ये मंसूबा जो है ये पाया तकमील तक पहुंचना था नहरों का। जी। तो फिर उनके ऊपर प्रेशर आया तो वो फिर पीछे की तरफ भागे। तो पहले अवाम को धोखा देने के लिए उन्होंने चुप चुपीते के अंदर जो है वो ये कर लिया अंडर द कवर के, ताकि सिंधी अवाम को धोखा दे सके। लेकिन वो जब सरफेस हुआ तो अब इनके पास जो है वो कोई जगह नहीं है भागने की। दूसरी आपने बात की कि वो मलिक साहब की नून लीग की सियासत पंजाब में खत्म हो गई है, तो सिंध में तो वैसे ही खत्म हो गई है। जब उनको वहाँ पे नवाज लीग वालों को एहसास है कि उनका नवाज लीग का टिकट जो है वो पॉलिटिकल डेथ वारंट जैसे कह लें आप कि वो है, यानी सियासी तौर पे तो खत्म हो चुके हैं, लिहाजा उन्होंने जो जीतने हुआ अगली पार्टी है उसके साथ ही आना था। बस पार्टी के तो मुखालफत में रहे और वहाँ पे लोकल नवाज लीग को तो उम्मीदवार भी नहीं मिला। और जो बाकी है वैसे आप लोगों को सपोर्ट का, आप लोगों का आपस में सपोर्ट थी, जैसे शाला साहबा कह रही है पीटीआई के नॉमिनेटेड कैंडिडेट और PMLN के कैंडिडेट की। वो तो जनरल इलेक्शन 2024 की बात कर रही है ना, वो तो पूरा फॉर्म 47 था। नहीं, अभी की बात कर रही है सर, अभी की बात कर रही है फैसल साहब, अभी की बात कर रही हूँ। नून लीग की भी सपोर्ट थी, JUI की भी सपोर्ट थी, जमात इस्लामी की भी सपोर्ट थी, MKM की भी सपोर्ट थी, 17 जमातों की सपोर्ट थी। ओ भाई, उन्होंने 44,000 वोट लिए थे, आपसे ज्यादा लिए थे। 44,000 वोट थे उनके, आपसे ज्यादा वोट थे जनरल। चले, आपने मेहरबानी कर दी, हमें भी वोट लेने दिया, ना लेने देते तो आपका क्या हो जाता। आपके तो मतलब आपकी तो हम आपकी तरह जैसे आप KP में फॉर्म 47 है, मौलाना के मुताबिक हम नहीं है सिंध में। चले आगे बढ़ते हैं फैसल भाई, आगे बढ़ते हैं। हम 47 के हैं या 45 के हैं, वो तो हमारा तो शनाख्ती कार्ड है फॉर्म 45। अच्छा, फॉर्म 47 की शनाख्ती कार्ड वाली तो ये हुकूमत है। ये अजीब बात है कि हुज़ैफा का वोट लेके सदर बन जाना है लेकिन बाद में आंखें भी दिखानी है। ये अजीब बात है कि गवर्नर अपने लगाने हैं, चेयरमैन सेनेट भी अपना लगाना है, डिप्टी सेक्रेटरी भी लाना है और हुकूमत में मजे भी करने हैं और जिम्मेदारी नहीं। ज़मीर थोड़ी बेचा है, इससे बड़ी सियासी मुनाफिकत तो हो नहीं सकती। जी, इससे बड़ी सियासी मुनाफिकत हो नहीं सकती। खुली बात की है, ज़मीर नहीं बेचा। नहीं, मुबारक हो आपको, आपने ज़मीर किया, आपने तो सिंध भेज दिया। तो हुज़ैफा ने बताया भी आपको
कि आपने जो है जी। सिंध के अच्छा सर, आपने मैं उज़ैफा उसमें के कंधे पे बहुत सी मैं बंदूक उसमें चला बताती दी है। हूँ, मैं फैसल भाई मेरे सवाल के जवाब पर आए। नहीं तो मेरे कंधे पे रख के नहीं, बंदूक मैं चलाइए, उसका मुझे तो मौका जवाब दे, मैं तो देती हूँ, बता अगर सकूं मुझे कि मौका मेरा देंगे। कंधा है या नहीं, नहीं। फैसल चौधरी साहब बड़े स्मार्ट वकील हैं ना, तो नहीं, वो मैं जवाब देना चाहती हूँ। मैं वो अपने मैं उसका तो इस जवाब दे दो, misfire का मुलाकात का जवाब मैं- देना चाहती हूँ। एक तो आपका का स्पीकर जाग जाता है ना हर 2 मिनट बाद। अरे बात तो सुन ले। जी जी अभी जी। बात मैं तो सुन मिस लेना, फायर कुछ का नहीं। जवाब देना चाहती हूँ जो आप उनके कंधे पे रख के चला रहे हैं। नहीं, उनके कंधे पे क्या, वो उसने अभी एडमिट किया आप लोगों ने। ये जी, तो जी। मैं आपको पेपर फैसल भाई उसका जवाब देते हो, आप मुलाकात की बात मैं कर पाए बताऊंगी ना, मैं बताऊंगी। ठीक है, ठीक। वो मैंने एक्सपोज नहीं, नहीं, मैं बताऊंगी। आप बंदूक की नशिस्त गलत कर रहे हैं। जो इनके आप दोनों जमातें अपने मुफादात के लिए सिंध के अवाम का जो सौदा कर रही थी वो हमने नहीं नहीं, expose अब आप किया। ये फजूल छोड़े, मैं और इसका अभी जवाब आपको देना बाद चाहती में हूँ अभी उज़ैफा आप की बात का। ठीक है बात कर फैसल भाई, रहे थे उसका कि मेरा आप जवाब बात देते, फिर करने मैंने लगे। मैम के पास जाना। आप सर वो जितना आपकी मर्जी मुलाकात हो उनसे गई ना। बोलने, आप एक्सपोज हो चुके हैं। आपने उनके सिंधी पास अवाम जवाब का नहीं सौदा है। किया और नून लीग के साथ अच्छा। मिलके वो वारदात सिंधी अवाम करने ने की आपको कोशिश जवाब की, दे वो दिया। वारदात आपकी पकड़ी गई। चले। और अब आपको भागते हुए कोई आपको मैं उसका रास्ता नहीं जवाब दिखा। देती हूँ। हर तरफ सिंधी अवाम आपके सामने है, ओके। वो आपसे हिसाब मांग रहे हैं, आपके गिरबान पकड़ रहे हैं कि भाई आपने ठीक है। हमारे हकूक का सौदा कैसे किया। तो उस पे ऊपर जो है, जब ऐसा ही जब शुरू में ब्रीफिंग ली थी, आप इतने नेक नियत होते तो उस वक्त इशू क्यों नहीं उठाया। तो चले साहब ये ये तो नुकता साल वैसे ये बाद जो अवाम फैसल ने- साहब कह रहे मैं हैं। बताती हूँ उसका। जी 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 चले साहब। नहीं, मैं एक बात कहना चाहती please, हूँ। please, मैं please. इनके, क्योंकि ये बस तमीज बांध रहे हैं। जब से हुकूमत बनी है, जी जी। सीसीआई की मीटिंग नहीं हुई तो मेरे लीडर कहाँ बैठ के माने। तो आप लोग हुकूमत जब में से ना, हमने हुकूमत बोला बनी नहीं है, है। हमारे कहने पे एक मिनट जी, please. जब से हुकूमत बनी है, एकनिक हमारे कहने पे हुआ और वहां जाके ये मुतनाज़ा साबित हो गया। जब से हुकूमत बनी है, सीसीआई नहीं हुई। जब से एजेंडा भी हुकूमत नहीं बनी है, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल नहीं हुई जहां इसके लिए बजट मंजूर होता। तो कहां बैठे मेरे लीडर? और जहां पे ये ब्रीफिंग हुई है, उस ब्रीफिंग को नेशनल अच्छा या इकोनॉमिक बुरा काउंसिल कहना के इस तो हेड वजह ही से प्रेसिडेंट जायज होते या हैं। नाजायज है। कॉन्स्टिट्यूशन खामोश पढ़ने। कि देखिए, हमारे थर में पानी नहीं था, वही देखा हमारे ना, थर में आपके अंदर पानी कुछ नहीं तानी था। नहीं बस। हमने आरओ प्लांट, आपके अब अंदर आप कुछ चुप हो तानी जाएं। नहीं की हमारे फैसल भाई, ये चेयरमैन बात ने कर अपनी रहे थे। स्पीच में भी जी, जी। कहा कि आपने टेक्निकल तरीका करना था। हमारे थर में पानी नहीं था, हमने वहां गुरानो डैम बनाया, हमने वहां 700 आरओ प्लांट्स लगाए, हमने वहां चारा उगा लिया। अब हम वहां पे अपनी खाद पैदा कर रहे हैं। हमारा वहां पे जो है सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट है। तो भाई, अगर आप कोई ऐसी ब्रीफिंग ला रहे हैं कि हाँ जी हम भी चोलिस्तान आबाद करना चाहते हैं, तो ओके, लेकिन मेरे लीडर्स को बिठाया कहाँ? मुझे वो प्लेटफॉर्म बता दो यार। ठीक है। एक सदर को आपने ब्रीफिंग दी, तो सदर 18वीं तरमीम के बाद इतना पावरफुल नहीं है कि वो ब्रीफिंग को अच्छा कहे तो आप ओके। मंसूबा शुरू कर दो। चलिए मैडम, इनके आपका जवाब दायरे आ में गया। रह के मंसूबे पे अमल करना ठीक है, होता है। मैं चूंकि तो आखिरी मिनट है, इसलिए फैसल चौधरी साहब, आप तमीज बांधते रहे। सिंध अवाम आपको रिजेक्ट कर चुकी है क्योंकि नहीं, आपने हमारे आप तो सदर रोटी को चुची बंदरगाह कहते पे हैं। भी कब्जा करने की नाजायज कोशिश की इतने थी। मासूम ठीक तो नहीं है है, वो। मैं आइलैंड पे भी ज़ैफा करने साहब की के पास कोशिश आऊंगा। की। फैसल भाई, मुझे मुख्तसर जवाब दे दीजिए सर, 2 नुक्तों का। आपकी मुलाकात हो गई और बाकियों की मुलाकात नहीं हो रही, तो सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं मंजूर नजर लोगों की हो रही है। आपकी कैसी हो गई? आपने हमारे प्रोग्राम में आके कहा था रोजों के बाद मैं मिल लूंगा, आप मिल लिए। सर मैं अभी भी जाऊंगा तो मिल लूंगा। मैं एक सक्सेसफुल वकील हूँ। अच्छा। और मुझे, अगर मैं जेल का दरवाजा खुद नहीं क्रॉस कर सकता तो मैं क्लाइंट को क्या रिलीफ लेके दूंगा। अच्छा। और जहाँ तक लीमा बीबी वगैरह की मुलाकात नहीं, और इसका जवाब तो आपको हुज़ैफा और शैला बीबी देंगे। क्यों ठीक। डरते हैं ये नहती औरतों से, उनके बयानात से। उनको ये जो आज कर रहे हैं, कल भुगतेंगे। तो 3-3 दफा जो है हफ्ते में मिलते थे। और जरदारी साहब तो खैर सारी उन्होंने अरसा ही जेल में गुजारा, वो हॉस्पिटल में गुजारा। ओके। और वहां पे जाते थे। इवन अपोजिशन का डेलीगेशन जो है नवाज शरीफ साहब से मिलने जाता था। बिलावल गए थे वहां पे तो मिलने ये मैं के लिए उज़ैफा से जेल में। जवाब लेता हूँ। उज़ैफा ये कह रहे हैं कि जो एक तो ये सवाल ज़रूर जवाब दे दीजिएगा, और सीसीआई का इजलास मैडम ने बात की, वो कब बुलाने का प्लान है प्राइम मिनिस्टर साहब का? जी बहुत Towards the शुक्रिया। end. तो फैसल चौधरी साहब ने मेरा कंधा इस्तेमाल करने की बड़ी भरपूर कोशिश की और फिर अपनी बंदूक की शिस्त भी उस पार्टी की तरफ कर दी। जी। हुज़ैफा तो साहब, मैं आपका कभी अपना है कि कंधा जो है नशिस्त, ऐसी सूरत हाल में तो बिल्कुल भी नहीं कंधा दूंगा मैं उन्हें कि वो हमारी एक इत्तेहादी जमात की तरफ उसकी शिस्त कर लें। बाकी जरा छोटे मोटे इख्तलाफ चलते रहते हैं। ठीक है, अब बात मुकम्मल कीजिए सर। वो असल में चलिए, ये तो भाई- ये भी जमहूरियत का हौसला है, जैसे देखिए, फारूक खामोश नशिस्त भाई रहता अलग हूँ, चीज मैं खामोश होती है, रहता हूँ, नशिस्त अलग अपनी बात होती का है। इंतजार वो कह करता रहे हैं था। मैं स्मार्ट लायर हूँ, उन्होंने कहा नहीं मैं अभी भी मुलाकात कर लूंगा। हाँ, वो गेट पार कर लेता हूँ। वकील जितना भी स्मार्ट हो वो जेल के अंदर जा सकता है, अंदर से बाहर लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये इतना फर्क जरूर होता है। ठीक है जी। बाकी बात ये कि अलीमा खान हाँ, साहिबा की yes, मुलाकात
या बाकी लोगों की मुलाकात, मैं पहले भी एक दो प्रोग्राम में बात कही जी है। प्लीज। देखिए, बानी तहरीक इंसाफ को एक फहरिस्त फराहम की जाती है, वो 15 लोग भी हो सकते हैं, 20 लोग भी हो सकते हैं, ठीक, और उस फहरिस्त में से उन्हें बताया जाता है कि आज आपने 5 या 6 या 7 या 8 लोग हम अलावा आपको करेंगे, या ठीक 10 है। लोग करेंगे। उसमें जिसमें वो निशान लगाए थे उन लोगों को मिलने दिया जाता है। ओके। मुझे अभी बताएं कौन सा हार्ड एंड फास्ट रूल है कि हम एक बहन को मिलने ना दें, 2 बहनों को मिलने दे दें, हम बैरिस्टर गोहर को मिलने ना दें, या मिलने दे दें तो सलमान खान को मिलने ना दें, हम फैसल चौधरी को मिलने दें, इंतजार पंजुदा को ना मिलने दें। ये अपनी इनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी है। अच्छा। और अगर जेल इंतजामिया जो फैसला करती है, बानी तहरीक इंसाफ की मर्जी से वो फैसला करती है और उसके मुताबिक जो उन लोगों को मिलवाती है। बाकी आप इस तरह हुकूमत पे नहीं तनकीद करें और बिला वजह की बात करें तो मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। चले, वक्त मेरा खत्म हो जा रहा है। आपका बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, आपने हमें वक्त दिया। शैला रजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हुज़ैफा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। व्यूअर्स, आपने तीनों जमातों का जो मुल्क के सियासी मामलात हैं, वैसे तो उनमें टेक्निकल आता है, जैसे मैंने कहा था पानी का मामला, उस पर नुक्ता नज़र सुना। अब आने वाले दिन में देखते हैं कि जो राब्ताकारी हुई है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, इसका जो एंड है, लॉजिकल एंड, वो वही होता है जिसका जो आज यहाँ डिबेट हुआ है। एक छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो हम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के हवाले से जो सक्सेस स्टोरी है, जो टर्न अराउंड है, उस पर बात करेंगे। छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने। आप बड़े नोटेड इकोनॉमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के हवाले से हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। मैं जानना चाहूँगा कि PIA को चेंज करने के लिए, टर्न अराउंड करने के हवाले से संजीदा कोशिशें की जा रही हैं। डायरेक्ट फ़्लाइट्स जो हैं उनका भी आगाज़ किया जा रहा है, नए रूट्स के भी मुतलाशी हैं। आज लाहौर से बाकू फ़्लाइट गई और बाकू से लाहौर की जानिब अब रवां दवां है। क्या कहेंगे इस हवाले से? कौमी एयरलाइन है, इसका ताबनाक माजी था, हाल और मुस्तकबिल के लिए ये जो कोशिशें की जा रही हैं, आप समझते हैं दे आर द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन? अनवार साहब, एक एयरलाइन जो हमारे पास है वो पिछले 20 साल से अगर नुकसान में है तो हमारे लिए तो ये एक लम्हा फिक्रिया होना चाहिए जी। कंसिडरिंग कि हमने 2016 के करीब एक अटेम्प्ट की कि इसको प्राइवेटाइज करें, फिर हमने एक दोबारा अटेम्प्ट लास्ट ईयर की और अब हम फिर कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक कि हमें बहुत संजीदगी से इसको आगे लेकर चलना चाहिए। जो पहला काम हुआ वो ये था कि इसकी एक 830 अरब रुपए की लाइबिलिटी है जो क्रिएट हुई है, डेट है, गवर्नमेंट का डेट है, कमर्शियल है, पेबल्स हैं, उसमें से 630 अरब के करीब हुकूमत ने उठाया। और PIA होल्डिंग, ये तभी का एक मशवरा है जब मैं फाइनेंस डिवीजन में ही था और अच्छा। उनकी मदद करता था कि PIA 1, PIA 2 यानी कि PIA के जो कोर एसेट्स हैं वो उनको बेचा जाए और ये जो नॉन कोर और लाइबिलिटीज़ हैं, यानी कि ये जिस तरह रोजवेल्ट होटल, स्क्राइब होटल हैं और बाकी एंसिलरी फैसिलिटीज़ हैं, इनको निकाला जाए, कोर को रखा जाए, क्लीन अप किया जाए। एक तो ये काम किया गया। और जब मैं कहता हूँ कि स्टेट ने ये उठाया तो याद रखिए कि 630 अरब एक मार्कअप है इसका जो 10 साल में पे होना है। ऐसा नहीं है कि ये उठा के स्टेट में कहीं पार्क हो गया। ये जो इसकी क्लीन अप है, एक उसकी कॉस्ट है, पर ये ज़रूरी है। फिर कुछ रीवैम्प रिफॉर्म किया गया इन टर्म्स ऑफ लोगों को कम करना, नए रूट्स। आपको पता है यूरोप खुल गया था, पेरिस खुला पहले, उसका एक क्लीन अप हुआ। हमने बहुत बड़ी कॉस्ट पे की जब यूरोप बंद हुआ, UK बंद हुआ और अमेरिका बंद हुआ। इस कॉस्ट का तखमीना कभी 70 अरब, कभी 100 अरब के करीब है। आज अगर ये तीनों रूट्स ऑपरेशनल होते तो इनका रेवेन्यू ही 200 अरब रुपए होता एक तखमीने के मुताबिक। खुद सोचिए ना, ये तो ऐसे दिल दहला देने वाले फिगर्स हैं। अब पेरिस खुल गया है, बाकू एक की नई आपने किया है, UK के साथ एक अटेम्प्ट हुई। आई वुड हैव थॉट कि ये सक्सेसफुल होगी, क्योंकि असल चीज़ PIA को जब हम बेचने जाते हैं, जब आप ये लाइबिलिटीज़ अलहदा कर देते हैं, उसमें भी जब लास्ट अटेम्प्ट हुई मैंने तब भी कहा था कि आप ये जो रह गई हैं 150-200 अरब यानी कि 830 अरब में से जो नहीं उठाया था वो भी क्लीन अप कर दें। आई थिंक ये एक डिमांड भी थी उस वक्त और बड़ा अच्छा इंटरेस्ट आया था। लोग कहते हैं कि जब हम पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो इंटरेस्ट नहीं आता। मैं कभी भी इससे एग्री नहीं करता। पेगासस, अल अरेबिया, कराची के ग्रुप्स, बड़े ग्रुप्स, ये जो एयर ब्लू है, इन सब का इंटरेस्ट था PIA में और आखिर में ये सब विड्रॉ कर गई बिकॉज हमने उस प्रोसेस को उस तरह से नहीं चलाया जिस तरह चलाना चाहिए था। ये भी उन्होंने शायद कहा था कि हम 51% से ज्यादा शेयर लेना चाहते हैं, हमें देना चाहिए था उन्हें कंट्रोल कि वो ये काम करते। हुकूमत ने जहां पे अथॉरिटीज ने बहुत से स्टेप्स लिए, बट अगेन वी फेल शॉर्ट
सेकेंड टाइम टेकिंग इट देयर, और इसकी एक कॉस्ट होती है जो हम एफएस को पास करते हैं। पर अब चूंकि कुछ क्लीन अप भी हो गए हैं बैलेंस शीट का, कुछ क्लीन अप हो गया है द वे वी आर ऑपरेटिंग, अभी भी क्या एक छोटी सी एयरलाइन है, 32 एयरक्राफ्ट हैं, 19-20 ऑपरेशनल है। जस्ट फॉर कंपैरिजन से एमिरेट्स के पास 250 एयरक्राफ्ट है, जो टर्किश है उसके पास 492 एयरक्राफ्ट हैं। सो जब प्राइवेटाइज होगी नौकरियां हमेशा बढ़ती हैं। मैं एक तो ये एक्सप्लेन कर करके थक गया हूं, जिस सेक्टर में आप बैठे हैं, हमने पीटीवी के बाद इसको खोला, क्या पाकिस्तान में हजार नौकरियां क्रिएट हुई कि नहीं हुई? ठीक कह रहे हैं आप। हमने टेलीकॉम को खोला, Yes. हम पीटीसी से निकले, हजार नौकरियां क्रिएट हुई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, बैंडविड्थ में इन्वेस्टमेंट आई। प्लीज ऐसा ना सोचें। मैं एक अभी आपके खित्ते की मिसाल देता हूं। एयर इंडिया 2002 में टाटा ग्रुप ने खरीदी थी, 470 एयरक्राफ्ट का फर्स्ट ऑर्डर, और लोगों को ये पता नहीं है, उसको ओवर कैप किया है उन्होंने with another 570 new aircraft। पीआईए को भी हम ऐसे ही देखना चाहते हैं। गवर्नमेंट एक शेयर होल्डिंग मेंटेन कर सकती है। अब जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है दैट हैज टू बी रन वेरी वेरी एफिशिएंट। अच्छा, ये आपने बड़ी अहम नुकात उठाए। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि पीआईए का मैं थोड़े से देख रहा था फैक्ट्स एंड फिगर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने साल 2024 की जो सालाना नताइज की मंजूरी दी, उसमें उन्होंने कहा 21 साल बाद, 2003 में पीआईए ने मुनाफा किया था, 21 साल बाद की तवील मुद्दत के बाद पीआईए ने 26 अरब रुपए से ज्यादा का मुनाफा किया है। इस पे सर आप क्या कहेंगे? और दूसरा जो आपने बात की कि अगर ये रूट्स खुल जाएं तो यूरोप और अमेरिका के आपने बताया कि उससे हम इतने 200 अरब रुपए गालिबन आपने कहा कि पाकिस्तान पैसे कमा सकता है। यानी कि जो रूट्स की ओपनिंग है वो सिर्फ सियाहत और तिजारत के फरोग के साथ साथ पीआईए की अपनी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बड़ी क्रिटिकल है। ऐसा ही है सर? 10 मिलियन पाकिस्तानीज हैं बाहर। ठीक, ये सबसे बड़ा आपका वो है ना कि मैं न्यूयॉर्क में बैठूं, लंदन बैठूं, पेरिस बैठूं। मैं खुद अभी पेरिस काम कर रहा था। मैं पेरिस बैठता हूं, लाहौर उतरता हूं, मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए? मेरी 8 घंटे की फ्लाइट होती है। मैं रात को संडे को बैठूं, मंडे मॉर्निंग काम पे हूं पाकिस्तान में। सो जस्ट थिंक थ्रू के एक तो ये बहुत बड़ा आपके पास है, वो सब ले रहे हैं फ्लाइट्स कहां से? थ्रू द मिडल ईस्ट और द गल्फ, और कनेक्टिंग और टाइम भी जाया कर रहे हैं। पाकिस्तान एयरलाइंस के पास सबसे बड़ा असासा है 94 बायलैटरल एग्रीमेंट्स, जिनको हम एएसएस कहते हैं, एयर सर्विसेज एग्रीमेंट। यानी कि योर लैंडिंग राइट्स यूरोप में हो, पेरिस है, मिलान है, कोपनहेगन है, स्टॉकहोम है, यूके में है। यूके में तो बहुत से राइट्स थे हमारे पास हीथ्रो पे, इन्हीं की एक कॉस्ट। अब पीआईए की ट्रांजैक्शन को सही तैयार करना है। ये जो मुनाफा है इसकी एक वजह, एक तो अभी बैलेंस शीट सामने नहीं आई, ये अखबारी खबरें जरूर हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि देखें, मैं तो तहकीक जब तक कर ना लूं, मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख ना लूं, इसकी एक तो बड़ी क्लियर वजह यह है कि जब आप 700 अरब उठाते हैं बैलेंस शीट से, तो वो उसकी एक कॉस्ट पीआईए पे कर रही थी। लेट से 15 अरब रुपया, एक मैं अस्यूम करता हूं कि वो मार्कअप में जा रहा था, तो वो फौरन निकल गया वहां से। आप समझ रहे हैं? तो उनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। फिर कुछ काम भी किया है, इसमें कोई शक नहीं। यूरोप खुला, कुछ रूट्स बंद भी हुए जो नॉन प्रॉफिटेबल थे। सो काम भी हो रहा है बिकॉज एक पुश है, साथ साथ प्राइवेटाइजेशन की पुश है। इसमें कोई मतलब शक की गुंजाइश नहीं है कि ये चीज को प्रिपेयर किया जा रहा है। उस प्रिपरेशन में एक रिफॉर्म और रीस्ट्रक्चरिंग का अमल है। बट इस दफा हम गलती नहीं कर सकते। अभी भी एक ये हुआ है कि अभी, और ये टाइम पीरियड, मैं जून में, मैं पहले भी कहता था कि ये जून तक प्राइवेटाइज नहीं हो सकती, इसमें वक्त लगेगा। जब आप इस तरह की सिग्नलिंग करते हैं कि आप जून में करने जा रहे हैं, देन वी मस्ट डू इट इन जून, राइट? अब अगर आप फिर दिसंबर तक उसको लेकर जाते हैं, अगेन दैट गिव्स अ सिग्नल। मैं बार बार कहता हूं, अरबों डॉलर के एसेट बेचने हैं, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइवेटाइजेशन कमीशन चाहिए जो फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग, एचआर रीस्ट्रक्चरिंग, ये सब काम समझता हो। मैं समझता हूं कि एफए फाइनेंशियल जो एडवाइजर है उसका एक रोल है, पर सबसे बड़ा रोल तो उसका है ना जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन इस सारी चीज को स्ट्रक्चर कर रहा है। प्राइवेटाइजेशन कमीशन एक होल्डिंग कंपनी है, उसके पास जब पीआईए आ जाती है तो उसके पास वो सारे राइट्स आ जाते हैं कि वो उसकी जो जो रीफॉर्म, रीस्ट्रक्चरिंग, रीफाइनेंसिंग, जो जो कुछ करना चाहता है वो करे। अब जब पीआईए बिकने को आए, बैलेंस शीट का जो क्लीन अप की जरूरत है वो हुआ होना चाहिए। एयर सर्विसेज एग्रीमेंट की वैल्यू ठीक निकाली जानी चाहिए। जो वो एग्री करते हैं कि समझते हैं मार्केट सिग्नल से कि वो 60% कोई लेना चाहता है, 70% लेना चाहता है, वो अग्रीड होना चाहिए। और सबसे बढ़ के होपफुली अगले 2-4 महीने में यूके के लैंडिंग राइट्स आ जाने चाहिए इन टर्म्स ऑफ पीआईए ऑपरेटिंग,
तब जो जिसको एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला डिस्काउंटेड कैश फ्लो, वो निकालते हैं कि अगले 10 साल में हमने क्या कैश फ्लो लेना है। अगर आप ये सारा कुछ कर रहे हैं, और ये भी याद रखिए कि जिसने भी पीआईए लेना है वो उसने 2-3 साल इसमें इन्वेस्ट करना है। जिसने भी लेना है उसने इसको क्लीन अप करना है, उसमें जहाज ऐड होने हैं, जहाज ऐड होने की भी एक टाइम फ्रेम है, उसने इसको रिवैम्प करना है। फिर एक बात जो मैं पीआईए के हक में कर दिया करता हूं वो ये है कि यार एविएशन पॉलिसीज जब हमने ओपन स्काईज पे गए ना अनवार साहब, तो 3 चीजें होते हैं ना, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ऑपरेशंस और पॉलिसी, ये तीनों चीजें देखनी पड़ती। आप जब ओपन स्काईज पे बायलैटरल में गए सारे मिडिल ईस्ट के साथ, उन्होंने उसका फायदा जो है बियॉन्ड मिडिल ईस्ट उठाना शुरू कर दिया, यहां से पिकअप किया मिडिल ईस्ट तक नहीं, पर मच। सो यू हैव टू थिंक बायलैटरल एग्रीमेंट्स येट प्रोटेक्टिंग योर नेशनल कैरियर्स, व्हिच इज नॉट ओनली पीआईए, देयर आर अदर 4 एयरलाइंस ऑपरेटिंग फ्रॉम पीआईए पाकिस्तान एज वेल। तो हम चाहते हैं कि हम डिविडेंड्स में दूसरों को ना पे कर रहे हो, बल्कि अपनी एयरलाइन को। और आखिरी बात यह है कि अब एक सेक्टर डेवलप हो रहा है, मैं एविएशन सेक्टर को डेवलप होते देखना चाहता हूं। पाकिस्तान ने बनना था वो हब जो कि बहुत से और मुल्क बन गए जिन पे लोग लैंड करते हैं और फिर ईस्ट एशिया जाते हैं। वी वांट टू डू के इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, सियालकोट, मुल्तान ये हब सिटीज बने ताकि बिजनेसमैन यहाँ पे आए, और अगर कनेक्टिविटी लेके ईस्ट एशिया जाना चाहते हैं। फिर टूरिज्म का जो आपने जिक्र किया, ये तो सही बात है ना कि फ्लाइट्स होंगी तो टूरिज्म होगा। अगर मैं फ्लाइट ही वो कनेक्ट नहीं कर सकूंगा, और फिर वो जो 10 मिलियन डायस्पोरा है, सो ऑल इन ऑल अगर आप इस स्टोरी को पुट टुगेदर करें तो पॉलिसी, रेगुलेशन एंड ऑपरेशंस इन द प्राइवेट सेक्टर, तो इट कैन बी अ गुड स्टोरी फॉर पाकिस्तान। सर थैंक यू सो वेरी मच, आपने बड़े खूबसूरती से तमाम जो पीआईए की स्टोरी है उसका अहाता किया। आपका बहुत शुक्रिया। मेरी गुफ्तगू सुनी डॉक्टर खाकान नजीब साहब की। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कौमी एयरलाइन है, और जब भी आप बैरून मुल्क से पाकिस्तान आते हैं और आपका अपना जहाज़ खड़ा होता है तो आपको बड़ी खुशी और फ़ख्र महसूस होती है कि आप उस डेस्टिनेशन से डायरेक्ट फ़्लाइट करके पाकिस्तान के किसी भी शहर में आकर जो है वो यहाँ पर पहुँचे, ना कि आपको फ़्लाइट्स लेनी पड़ी और दूसरे ममालिक के दारुल खिलाफ़ों से होते हुए पाकिस्तान आए। तो एक बड़ी खुशाइंद बात है कि पीआईए के जो रूट्स हैं वो अब दोबारा बहाल हो रहे हैं। आज बाकू का जो है शुरुआत हुई है। हम उम्मीद करेंगे कि जैसे डॉक्टर खाकान नजीब साहब कह रहे थे, बरतानिया, न्यूयॉर्क, मैंने खुद न्यूयॉर्क से लाहौर की फ़्लाइट पर ट्रैवल किया वे बैक इन 2000, जब पीआईए 2005, 2006 और डायरेक्ट फ़्लाइट होती थी, उसका अपना मज़ा होता था। अब वो नहीं है। हम वी होप एंड प्रे कि वो दोबारा से परवाज़ें शुरू हों, और पीआईए जो ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद का स्लोगन था वो दोबारा से स्लोगन सामने आए, और फिर अब इसको प्राइवेटाइज करें ताकि इसका सही प्राइवेटाइजेशन से जो प्रोसीड्स हैं उस पर पाकिस्तान मजीद तरक्की करे। एक छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो हम गाज़ा फ़लस्तीन की सिचुएशन पे फोकस करेंगे। हर दरम वज़ीर आज़म नेतन्याहू की पॉलिसियाँ बरकरार हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। एक छोटे से वक्फे के बाद वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है नोटेड जर्नलिस्ट हैं मंसूर जाफर साहब, जो मिडल ईस्ट बिलखसूस ये जब से गाज़ा सिचुएशन टेंस हुई है उसका अहाता कर रहे हैं, और हम इनसे प्रोग्राम में वक्तन फ़वक्तन अपडेट देते हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब। सर, जो मैंने ब्रेक पर जाने से कबल अपने व्यूअर्स को बताया कि इस्राएली वज़ीर आज़म जो हैं वो उन्होंने अब ये तहिया किया हुआ है कि वो जब तक से हमास को ख़त्म नहीं करेंगे उस जंग को नहीं रोकेंगे। और आज जो लेटेस्ट उन्होंने हमला किया उस पर भी 60 के करीब जो हैं फ़लस्तीनी वो शहीद हुए हैं। 50,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों का खून उनके हाथों पर है, लेकिन वो इस मिशन जो उनका एक ईवल मिशन है उसको जारी रखे हुए हैं। क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया जी। यकीनन इस वक्त जो नेतन्याहू है उनकी कैफियत एक ऐसे शिकस्त खुर्दा सरबराह मुमलकत की है, सरबराह हुकूमत की है, कि जो अपना एलानिया एजेंडा जो उन्होंने आज से 15-16 माह पहले जो गजा पर आतिशवाहन की बारिश शुरू करते वक्त ऐलान किया था, उसका इजहार किया था, आज भी वो अपना तमाम तर मिलिट्री माइट और अमरीकी सरपरस्ती के बावजूद उसे हासिल करने में नाकाम दिखाई देते हैं। यही वजह है कि वो आए रोज़ एक नया शिद्दत उनके हमलों में, उनके उसमें एक नया आपको यानी बर्बरियत और वहशत और जुल्म जो है वो दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी 2 दिन पहले जिस अंदाज से जो गजा का जनूबी और गजा का शुमाली और इसराइल का जनूबी इलाका बनता है बैत हानून, वहाँ पे जितनी बड़ी कार्रवाई की है मज़ाहमतकारों ने, वो मैं समझता हूँ उनकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि जिस हमास को, जिन मज़ाहमती तंजीमों को वो कला कमा करने का अज़्म लेकर जो है वो निहत्ते फ़लस्तीनियों के खून से अपने हाथ रंग रहे हैं,
वो आज भी मौजूद हैं मैदान अमल में। यकीनन उनकी क़ुव्वत में कमी और कमज़ोरी फितरी अमर था इतने बड़े हमले के बाद, लेकिन आज भी वो गज़ा की सरजमीन पर मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशनल हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। यही वजह है कि जब गज़ा के जंग का पहला मरहला आपने देखा, तो जितने बड़े पैमाने पे सिविल डिफेंस का नेटवर्क और इसी तरीके से जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज वहाँ पे हमास के ज़ेरे नगी एक हुकूमत के तहत काम कर रही थी, वो सारी की सारी एक्टिवेट हो गई। और आपने जो इसराइली कैदियों की हवालगी के हवाले से जो बहुत ही मुनज़्ज़म किस्म की एफर्ट की गई और एक बड़ा उसको शोकेस किया गया दुनिया के सामने, जिसमें बताया गया कि किस अंदाज से उनको रखा गया था। और अब भी आप देखिए कि इस वक्त भी इसराइल अपने उन कैदियों के रिहाई के हवाले से जो चीज़ें ऑन द टेबल एग्री करता है, वो ग्राउंड में आके उसकी वायलेशन करता है। अभी 2 दिन पहले ही इसी नौयत की कार्रवाई की गई, जिसमें जो एदान ग्लंडर नामी जो ज़ायनिस्ट अमेरिकन शहरी था, उसकी रिहाई के हवाले से एक ऑपरेशन किया गया। उस ऑपरेशन के बाद जो मज़ाहमती तंजीमें जिनकी कस्टडी में था, उन्होंने ऐलान किया कि हमारा उस जो कैडर है उसके साथ राब्ता मुनक़ता हो गया, जो उस इसराइली अमेरिकी शहरी की हिफाजत पर मबूर था। तो उनमें से एक मुजाहिद जो है उसकी लाश तो मिल गई है, लेकिन अभी तक उस अमेरिकी इसराइली शहरी की वेयर अबाउट्स के बारे में मालूम नहीं है। तो ऐसे में इसराइल टेबल पर चीज़ें एग्री करने के बाद, वो वायलेट करने के बाद ये बताना चाहता है दुनिया को और ख़ास तौर पे कि हमने ताकत के नतीजे में ये अपने कैदी छुड़वाए हैं, ये कोई मुज़ाकरात या नेगोशिएशन के प्रोसेस के नतीजे में नहीं छुड़वाए। तो नुकसान हो रहा है, जो 50,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, उनकी तस्वीरें देखें, दिल खराश मनाजिर होते हैं। उस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब वे फॉरवर्ड आपको नज़र क्या आ रहा है, बड़ी तस्वीर क्या है? एक तरफ हम देख रहे हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, गुज़श्ता कल दूसरा दौर हुआ और बताया जा रहा है कि इस हवाले से अब टेक्निकल सतह पे मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। बड़ी तस्वीर क्या है और आप समझते हैं कि ये जो उनका जंगी जनून है कहीं आकर थमेगा इसराइलियों का? देखिए जी, इस वक्त तो खुद अमेरिका ने अपने ही यानी इस गज़ा के इशू के हवाले से जो उन्हें एक अनरेस्ट का सामना है, और ख़ास तौर पे उनके वो एकेडमिक्स के और इंटेलेक्चुअल हब्स जो हैं, चाहे वो उनकी जामियात हों या मुख्तलिफ थिंक टैंक्स हो, जिस तरीके से वह सरापा एहतजाज है, और ख़ुद उनकी अवाम बड़े पैमाने पे यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर जिस अंदाज से फ़लस्तीनियों के हक़ में और उन पर होने वाले मज़ालिम के हवाले से जो मुजाहरे कर रही है, ये तो उनको अंदरूनी मुल्क एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है। यही वजह है कि इस वक्त मुतअद्दिद महाज खोल रखे हैं ट्रंप इंतज़ामिया ने। एक तरफ वो दुनिया को ईरान की न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशन है उस पर हमले के हवाले से डरा रहे हैं, और उसके बाद साथ ही नेगोशिएशन की, क्योंकि इस वक्त मैं समझता हूँ जितने बड़े पैमाने पे सऊदी अरब ने एक बड़ी इफेक्टिव डिप्लोमेसी का मुजाहरा किया है, और इस मौके पे कि जब ईरान बिल्कुल इसराइल और अमेरिका के जंगी हथियारों के निशाने पर था, तो एक बहुत ही खतरनाक मिशन मोल लेते हुए जो सऊदी वजीर दिफा है वो तशरीफ लाए ईरान में। उन्होंने ईरानी क़यादत से बशमूल अली खामेनेई जो उनके रूहानी पेशवा हैं उनके साथ मुलाकात की, और उसके बाद एक पूरा सिनेरियो आपको चेंज होता दिखाई दे रहा है कि नेतन्याहू और अमेरिका जो है अब वो बार बार यही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमें कोई जल्दी नहीं है, हम तो ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। जबकि एक हफ्ता पहले जो है वो अपनी तमाम की तमाम बैटरीज और अपने मिसाइल जो हैं उनका रुख ईरान की तरफ कर चुके हैं। ठीक है, वो तो आपने उस हवाले से बता दिया जी। और गजा फ़लस्तीन के हवाले से लास्ट वर्ड सर। उसके साथ साथ जो गजा और फ़लस्तीन का मामला है, वहां पे वो कोशिश यही कर रहे हैं कि जितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके, जितना ज्यादा ज़िक पहुंचाया जा सके। यकीनन उनका वो हदफ तो इस वक्त लाहासिल नजर आता है, लेकिन इसके नतीजे में जो निहत्ते फ़लस्तीनी हैं उनकी मैं समझता हूँ बड़े पैमाने पे कैजुअलिटीज और उनके बड़ा जुल्म किया जी, बिल्कुल जो है उसमें नित नया इजाफा हो रहा है। नित इजाफा हो रहा है, आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आज आपने देखा कि इस्लामाबाद में इस्लामी ने गाज़ा मार्च की और उसमें बड़ी तादाद में लोग शरीक थे, और यही ज़ाहिर बात है पूरी मुस्लिम उम्मा फ़लस्तीनियों के इस कॉज में मौजूद है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ फ़ोरास पे इस बात को उठाया जाता है कि पाकिस्तान जो पाकिस्तान की आबा हैं उन्होंने भी फ़लस्तीन के हवाले से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था, पाकिस्तान उसी पर कायम व दायम है। हम उम्मीद करेंगे कि ये जो जंगी जुनून है ये ख़त्म होगा और जो इंटरनेशनल कॉन्शियस है उसको झंझोड़ा जाएगा कि जिस तरह फ़लस्तीनी बच्चों, ख़वातीन जो कि जंग में भी जिनको नहीं छेड़ा जाता उनको ताक ताक के शहीद किया जा रहा है, इस सिलसिले को ख़त्म होगा और ये जंगी जुनून ख़त्म होगा। प्रोग्राम सचते में इस पहले अपने अख्ताम को पहुँचता है। हमें अपना फीडबैक दीजिएगा। कमिंग फ्राइडे तक सैयद अनवारुल हसन और सचते की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।